हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल यार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? मजेदार, शानदार। क्या हाल चाल है यार अल्फा इंजीनियर्स वालों? केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है मेरे ख्याल से। आई होप लेक्चर नंबर 6 होगा ये। मजा आ रहा है, एक एक कंटेंट समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। और आपको जो जो एक कभी लगता होगा ना कोई यार ये कंसेप्ट का ना ये पॉइंट जो था, ये टॉपिक का ये पॉइंट था, वो क्लियर नहीं हो रहा होता, क्लियर नहीं हो रहा था, वो सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। तो आज अब हम लोग सेकंड लास्ट चैप्टर पे हो चुके हैं। अब ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, रैप अप हो जाएगा अभी। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, वो भी A1 चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सर आपने ये बता ही दिया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। वो तो चीज आपको पता था ही, ये भी मैंने आपको बताया। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक बहुत ही अच्छा सा एक इक्वेशन एक आएगा, उसको आर्हीनियस बोलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उस आर्हीनियस इक्वेशन को भी कवर अप कर। तो चलो फटाफट आज हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इन दो टॉपिक को। डन। तो जो सबसे पहला चीज टेम्परेचर के बारे में अगर कुछ बताया जाए वो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेज विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। मैंने जनरली यूज कर दिया, अगर एक दो एक्सेप्शन होंगे तो वो कवर अप हो गए होंगे। तो आपको ये नहीं बोलना है सर कहीं डिक्रीज भी होता है, वो कवर अप हो गया। डन, जनरली से। दूसरा, ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपने 10 केल्विन का टेम्परेचर राइज किया है, 10 केल्विन का टेम्परेचर राइज किया है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो डबल हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी ट्रिपल भी हो जाता है। अगर 10 केल्विन से आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, मान लो कोई रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, आपने उसको 20 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया तो रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। किसी किसी केस में ट्रिपल होगा लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डबल होता है। इस इंक्रीज को हम लोग जो मेजर करते हैं एक कोफिशिएंट के साथ, उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेंगे और उसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर विच इज डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन। जो 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन से जो डिफर करे उसमें रेट कितना बढ़ा। एक्चुअली आप ये देखोगे जो रेट जो होता है, आपने ये देखा है ना, रेट जो हम लोग लिखते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ऐसे लिखते थे। तो आप रेट बराबर ऐसा भी तो लिखते थे, रेट बराबर के कंसंट्रेशन, मतलब कि जो रेट जो होता है वो रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने म्यू को एक बार इस रेट कांस्टेंट के फॉर्म में भी लिख दिया। जो 10 डिग्री आपने बढ़ाया है अपॉन इस प्रीवियस 10, तो कितना बढ़ सकता है, चाहे डबल हो सकता है या ट्रिपल हो। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रिलेशन जो मैंने जो बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, म्यू बराबर R2 अपॉन R1 भी लिख दूं। रेट हाइयर टेम्परेचर पे R2, लोअर टेम्परेचर पे R1। सर रेट तो रेट कांस्टेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तभी मैंने लिख दिया K T+10 डिवाइडेड बाय KT। और ये कितना हो सकता है, 2 या 3, चाहे वो डबल हुआ होगा या ट्रिपल हुआ होगा। भैया इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो एक कोई क्वेश्चन ऐसे मैं एक इन जनरल क्वेश्चन में ले लेता हूं, इन जनरल क्वेश्चन ले लेता हूं। कोई रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस से मैंने 50 डिग्री सेल्सियस मैंने पहुंचा दिया, इतना मैंने इंक्रीज किया। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स बढ़ा है वो अब आपको बताना है। वो कितना टाइम्स बढ़ा है आपको वो बताना है। अब आप ये सोचो सर 10 डिग्री से अगर 20 डिग्री सेल्सियस तक जाते ना तो रेट तो डबल हो जाता। तो रेट क्या हो जाता सर, डबल। सर बहुत ही बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं, रेट सर डबल हो जाता। सर अगर यही 20 डिग्री सेल्सियस से सर आप पहुंच जाते 30 डिग्री सेल्सियस तक
तो सर अब रेट जो डबल जो हो गया था वो 2 का टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा पहले के मुकाबले में। ये बात आ रही बात समझ में? चलो ठीक है सर। यही अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस से सर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाओगे तो सर जो रेट जो था ये 2 का स्क्वायर हो जाता। तो मतलब सर 2 की पावर 4 2 डबल हो जाता है ना, तो ऐसा कर देते 2 की पावर 3 हो जाता, 8 टाइम्स हो जाता। क्यों 8 टाइम्स हो जाता? कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 डबल करते तो ये 8 टाइम्स हो जाता, 8 टाइम्स हो जाता। अब यही अगर 40 डिग्री सेल्सियस से मैं अगर 50 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाऊंगा तो रेट जो है ये 2 की पावर मतलब 8 टाइम्स हो गया था, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8 से तो 2 की पावर 4 टाइम्स, मतलब 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा? 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। पॉइंट आ गया क्या समझ में? एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो गया यार। हर एक 10 डिग्री इंक्रीज के लिए रेट डबल होता है। आप यहां से देखो 10 से 50 तक गए, 40 तक का 4 बार 2 की पावर 4 लगा लो यार, 16 टाइम्स हो गया, खत्म। वो भी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, वो भी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। डन। अब चलो एक आता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर एनर्जी, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यही दो किसी भी रिएक्शन के जो कहते हैं ना, जो रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं, यही दोनों हैं। एक पहले रिएक्टेंट होता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मैंने यह भी बताया था कि जब रिएक्टेंट जब कोलाइड जब करते हैं तब जाकर के प्रोडक्ट बनता, मतलब उनके बीच में कॉलिजन होता है। हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जिसके पास एक सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलाइड करता होगा। उस सफिशिएंट, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उतनी एनर्जी होनी चाहिए, या थ्रेशोल्ड एनर्जी मैं बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए, मिनिमम उतनी एनर्जी होनी चाहिए। तभी जा करके क्या होना चाहिए? उसके पास मिनिमम उतनी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा, तब जा करके क्या होगा? वो कोलाइड करेगा और प्रोडक्ट में बनाएगा। Certain minimum amount of energy called threshold energy which the reactant molecule must possess before they can react to produce what? Product. ठीक है जी, डन, ओके, क्लियर है। अब इस ग्राफ में देखो, ये किसी लोअर टेम्परेचर पे ये मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं और ये यहां पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी है। अब मैंने कोई हायर टेम्परेचर ले लिया, ये कर्व में क्या डिफरेंस आया है ये देखो। लोअर टेम्परेचर पे ये जिनकी जितनी मिनिमम एनर्जी है ना, जहां से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बना सकता है, वो ये है। इतने ही मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, है ना, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। इतने मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है और वही प्रोडक्ट बना पा रहे हैं एट लोअर टेम्परेचर। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, मतलब कि ज्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। यही तो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। यही तो बात पता था। हमने क्या देखा फिर? हमने क्या देखा? ये तो था ही, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए जो इस एनर्जी बैरियर को पार कर गए, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर गए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो यही मैक्सवेल ने बताया कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड करेंगे, जो इफेक्टिव कॉलिजन जो होगा वो बढ़ेगा, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए उनके पास वो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। मिनिमम क्या होना चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, तब जाकर के होगा। सर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में नहीं आया, एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं।
ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं रिएक्टेंट है। ये क्या है? दिस वन इज द रिएक्टेंट, और ये मान लेते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट कर देता हूं, है ना, इधर मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट कर देता हूं। चलो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट कर देता हूं कि रिएक्शन टाइम के साथ हो रहा है, बढ़ रहा है, और मैं इधर ये एनर्जी कर दे रहा हूं। देखना क्या होगा। मेरे पास ये खुद इतनी एनर्जी है, इस रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है, ये एनर्जी कहलाएगा इंटरनल एनर्जी। ये क्या कहलाएगा? इंटरनल एनर्जी। भैया इतना एकदम बउआ वाले कंसेप्ट में ना कहीं समझने को नहीं मिलेगा। एक एक कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है, एक एक कंसेप्ट। मिनिमम इतना, जब तक यहां पर एनर्जी नहीं पहुंचेगा, जब तक ये मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा। मतलब यहां पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। यहां पे क्या फॉर्म होता है? इंटरमीडिएट। सर इंटरमीडिएट का मतलब यहां पे ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ओल्ड बॉन्ड्स आर व्हाट? ब्रोकन, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये इस जगह पे होता है। इतनी एनर्जी चाहिए तभी जाकर के भैया कोई काम हो पाएगा। पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये जो पूरी जो एनर्जी जो है ना, ये जो जितनी एनर्जी, ये जो मैंने लाइन जो मैंने खींचा है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, ऐसे मैं पूरा ही कर देता हूं मैं इसको। इस पूरे एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। सर बात तो अब समझ में आ रहा है। इतना जब तक नहीं होगा, पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे, नए बॉन्ड नहीं बनेंगे, हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी, हमारे पास तो भैया इतना ही एनर्जी है सर, इतना ही एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी तो बहुत कम है मेरे। तो अब ये एनर्जी हमें बाहर से चाहिए, इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, यहां से यहां तक वाली, इस वाले एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अब बात आ गई, बात समझ में? एक्टिवेशन, हमारे पास खुद इंटरनल एनर्जी था, लेकिन उसमें उतना एक्टिवेशन एनर्जी जब दोगे तब जाकर के थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा, मिल पाएगा, तब जाकर रिएक्शन कंप्लीट होगा। सर मतलब आप ये रिलेशन कहना चाहते हो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी? मैं बोलूंगा बिल्कुल जी, आप सही समझे। भैया ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, अगले क्लास में बहुत काम आएगा कि जो थ्रेशोल्ड जो एनर्जी जो होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया है क्या? एकदम पॉइंट 100% वाली बात समझ में आ गई। तो जिसके पास मिनिमम इतनी एनर्जी थी वो लोअर टेम्परेचर पे कम एरिया था, हायर टेम्परेचर पे एरिया बढ़ गया। मतलब कि उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगा? इतना मिनिमम चाहिए, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा। बात आगे, बात बढ़े आगे। चलो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब एक आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, दैट इज आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, रेट कांस्टेंट के ऊपर इफेक्ट देते हैं। एक उन्होंने एक रिलेशन बनाया कि जो रेट कांस्टेंट के बराबर ए इंटू ई, ये एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी। ए को यहां पे मैं बोलता हूं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, एक कांस्टेंट है। लेकिन जो ई ए अपॉन आर टी जो है ना, ई ए अपॉन आर टी, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल हैं? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल
having fraction of molecule having energy more than threshold value, मतलब इतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट कन्वर्जन में काम करेंगे, इतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये अपॉन आरटी। ये बात आ गया, बात यहां तक। आर्हीनियस का ये लाइन समझ में आ गया है क्या अच्छे से? अब हम लोग इसको रिलेशन बनाने वाले हैं, हम लोग इसका क्या करने वाले हैं? रिलेशन बनाने वाले हैं। अब देखो इसको मैं 3-4 थोड़ा सा कॉपी में कर लेता हूं। चलो मैं तो यहां पे ये हटा रहा हूं, मुझे रिलेशन बनाना है। चलो रिलेशन बनाते हैं, क्या है। अब मैं क्या करता हूं, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, क्या होगा? ln के बराबर ln के बराबर ln लगा दिया, a डॉट ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख देता, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक बार रिलेशन भी देख लो मैं कैसे ड्राइव करता हूं और ग्राफ क्या बनाता हूं। तो मैं यहां से ln के बराबर मैं लिखूंगा ln a लॉग नेचुरल a प्लस लॉग नेचुरल e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा ln के बराबर लॉग नेचुरल a माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी, ऑफ ई अपॉन आर टी। मैं इस लॉग नेचुरल को लॉग के बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा तो 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर 2.303 लॉग ऑफ ए माइनस अब मैं लिखूंगा ई ए अपॉन 2.303 आर टी। सॉरी, इसको तो मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूं। यहां तक रिलेशन सबको समझ में आ रहा है, यहां तक रिलेशन सबको समझ में आ रहा है। अब मैं इसको ना 2.303 से सबको डिवाइड कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। भैया सबसे बड़ा रिलेशन, और इसी पे क्वेश्चन भर भर के आएगा, इसी पे क्वेश्चन क्या होगा? भर भर के आएगा। अब वो देख लो, पहला पार्ट समझ में आ गया। लॉग के बराबर मतलब लॉग रेट कांस्टेंट बराबर लॉग ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब अगर इसी का किसी ने ग्राफ पूछ लिया, किसी ने क्या पूछ लिया? ग्राफ पूछ लिया, तो अब क्या होगा? क्या बना यहां से फॉर्मूला? देखो मैं आप लोगों के लिए फिर से मैं वही फॉर्मूला को मैं लिखूंगा। क्या मैं लिखूंगा? लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। बोलो हाँ, यही होता, यही होता। अब चलो मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। मैं लॉग के का ग्राफ 1/t के रिस्पेक्ट में प्लॉट करूंगा। क्या होगा? 1/t के रिस्पेक्ट में प्लॉट करूंगा तो ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाला, x हमारा 1/t है, नेगेटिव स्लोप जाएगा। तो जो स्लोप का जो यहां पे तो ये वैल्यू पता है, इंटरसेप्ट होगा लॉग ए। क्या होगा? लॉग ए। लेकिन जो स्लोप का जो वैल्यू है वो तो होगा भाई माइनस ऑफ ई ए अपॉन
2.303 आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया, क्वेश्चन आधा से ज्यादा या केमिकल काइनेटिक्स में 50% क्वेश्चन यही इसी इक्वेशन से बनते हैं। स्लोप इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 आर। चलो जादू देखने के लिए एक दो क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद ये देखो। पहला सवाल जेई मेन का क्या आया है? K in second is given by this, the energy of activation। क्या होता है भाई? log K बराबर log A माइनस EA अपॉन 2.3। आपसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, EA जो है ना, EA जो है एक्टिवेशन एनर्जी है। EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। तो मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं, मैं इसको कंपेयर करता हूं log K बराबर log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ठीक था, ये वाला वैल्यू दे रखा है। सर क्या बात कर दिया, तो मतलब माइनस ऑफ EA अपॉन 2.303 RT का वैल्यू जो आया है माइनस में 2.47 इंटू 10 की पावर 3 और टी कैंसल आउट। अब आपसे बोला जा रहा है ये माइनस माइनस कैंसल आउट। अब आपसे बोला जा रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फाइंड आउट करना है, तो देख लो भैया ये वैल्यू हो जाएगा 2.303 इंटू आर इंटू 2.47 इंटू 10 की पावर 3। आर का वैल्यू भी दे रखा है 8.314। सर 2.303 इंटू 8.314, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करोगे, एकदम बढ़िया। अब 2.7 इंटू 10 की पावर 3, ये आपको जो वैल्यू जो मिलेगा ना जूल में मिलेगा। ये वैल्यू किस में मिलेगा? जूल में। किलो जूल के लिए आपको 1000 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो भैया पहले इसी को तो सॉल्व कर ले। 8.3 को 2.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, उसके बाद अप्रॉक्सीमेट में जो भी वैल्यू आएगा 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 9 0। ठीक है, आ रहा है 28.09। मैं मान लेता हूं 8.314 है और ये 2.303, 28.09 की जगह 28.2 मान लो ज्यादा से ज्यादा, तो वैल्यू हो जाएगा 28.2। इतना हो जा रहा है क्या? इतना हो जा रहा है। 3 3 जा 9, 8.314 है ना, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 9 6 4 10, 6 2 8 1, हाँ, नहीं 6 2 8 1 9, 19 होगा। क्या होगा? 19। मैं इसको 19.2 इंटू 2.7 इंटू 10 की पावर 3। अब भैया इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, किलो जूल में आंसर आ जाएगा। खत्म, तरीका बता दिया, सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है। log K का 1/t के साथ ग्राफ दिया गया हुआ है। भैया बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। log K का 1/t के साथ ग्राफ दिया हुआ है। The temperature at which rate constant of the reaction is this, 10⁻⁻⁴ दिया जाए, हमें टेम्परेचर पूछा जा रहा है 500 केल्विन पे ये है। अच्छा, इस वाले के लिए तो थोड़ा सा एक बार हम लोगों को एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। हाँ, एक तरीका हम लोग इसको अपनाते हैं, पहले थोड़ा सा एक दो चीज और सीख लेते हैं इसमें। चलो रिलेशन क्या था? रिलेशन क्या था सर? रिलेशन बन गया है log K बराबर log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। अब अगर कोई डिफरेंट टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? डिफरेंट टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर क्या लेते हैं? T1। तो क्या हो जाएगा?
ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा log के बराबर log a माइनस ए अपॉन 2.303 RT1 हो जाएगा जी, हो जाएगा जी। और टेम्परेचर T2 पे क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो सर। एट टेम्परेचर T2 तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं K1 और ये क्या हो जाएगा K2, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट जो होता है वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के साथ वो बढ़ता है। अभी तो हमने देखा था रेट है टेम्परेचर के साथ बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, तो मैंने ये चीज डाल दिया K1 और K2। तो K2 बराबर हो जाएगा log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे 2। चलो भैया, अगर मैं 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, 2 को क्या करूं 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा log K2 माइनस log K1 बराबर log a तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला वैल्यू मुझे ऐसे में मुझे लिखना पड़ेगा माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, और ये वाला वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। बोलो हाँ या नहीं। तो अब देखो वैल्यू क्या हो जाएगा, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू, अगर मैंने EA अपॉन 2.303 R कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बोलो हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं। तो अब क्या हो जाएगा सर, log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन क्या लिखोगे 2.303 R, और यहां लिखूंगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। बोलो हाँ या नहीं। अब भैया ये बना एक आर्हीनियस इक्वेशन, ये क्या बना एक आर्हीनियस इक्वेशन। रेट कांस्टेंट का रिलेशन मैंने बनाया है डिफरेंट टेम्परेचर पर, और log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये आपको रिलेशन ध्यान में रखना है। कोई यहां तक कोई दिक्कत है, कोई भी चीज का दिक्कत है यहां तक? नो। चलो भैया, अब ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, अब ऐसे ही क्वेश्चन जो आया अब वो आपको ध्यान देना है। चलो सर क्या क्वेश्चन आया था जो अभी आप बताना चाह रहे थे लेकिन बता नहीं पाए थे? चलो अब मुझे ये फॉर्मूला चाहिए था इसलिए मैंने रोक दिया था। किसी एक टेम्परेचर पे पूछा जा रहा है, इतना वैल्यू दे रखा है 500 केल्विन पर। कितने केल्विन पे? 500 केल्विन पे। अब पूछा जा रहा है, चलो इसको मान लो T1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं T1 मान लेते हैं। चलो T1 मान लेते हैं। T1 बराबर दे रखा है 500 केल्विन, T2 अच्छा इसका रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है? ज्यादा दे रखा है ना, तो इसको T2 मानना पड़ेगा। देखो हायर द टेम्परेचर लोअर द रेट कांस्टेंट, तो मतलब वो वाला वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा, मतलब वो टेम्परेचर छोटा आएगा तो इसको हायर मानना पड़ेगा। तो इसको T2 मान लेते हैं, उसको T1, तो इसको T2 मान लो। इसको क्या मानेंगे? T2। T2 बराबर कितना दे रखा है? T2 बराबर दे रखा है 500 केल्विन, और इसके केस में K2 जो दे रखा है, K2 जो दे रखा है 10⁻⁻⁵। T1 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, K1 का वैल्यू सर दे रखा है 10⁻⁻⁴। सर गजब, शानदार। अब देखो क्या क्या कितना आसान बन जाएगा। भैया थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना जल्दी तो नहीं। मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था न्यूमेरिकल का अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो ना मैं डेटा कैसे लिख रहा हूं, यही चाहिए अप्रोच। डेटा आपको गिवन डेटा की बात करनी पड़ेगी। गिवन डेटा है क्या? बेसिकली क्या गिवन डेटा है उससे क्वेश्चन। अब क्या फॉर्मूला लगाना? देखो जैसे मैंने यहां पे देखा फॉर्मूला कोई और सा लगेगा, मैंने तुरंत आपको वो डिराइव किया। यही माइंड में दौड़ाना है यार, ये सीख गए ना क्वेश्चन बन जाएगा, ये सीख गए ना क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, सर log K2 अपॉन K1
बराबर होता है सर ये अपॉन ये होता है T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2, यही चीज होता है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया सर, उम्दा। K2 का वैल्यू दे रखा है 10⁻⁻5 और एक दे रखा है K2 अपॉन K1, तो चलो मैं ऐसे भी सॉल्व करूंगा। लॉग K2 का वैल्यू दे रखा है 10⁻⁻5 दे रखा है ना। चलो मैंने मान लिया। अच्छा, वैल्यू तो बड़ा ये वाला ही था ना, तो अच्छा बड़े वाले को 2 मानना था। ओ मैंने फिर से वही, लेकिन चलो सवाल तो बन जाएगा। वैसे इसको T1 मानना था, T2 हायर टेम्परेचर पे होता है, ये T2 लेना था हमें। T2 फाइंड आउट करना होगा। ये T1 दे रखा है, T1 दे रखा है और ये T2 दे रखा है। मैंने बोला वही था, लिख दिया गलत। हायर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा, यहां पे ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है, तो ये T2 हायर होगा, तभी तो यहां पे सब्ट्रैक्ट होकर के पॉजिटिव में आएगा। तो K2 का वैल्यू मान लेते हैं क्या, 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻5। आप लोगों की सहूलियत के लिए इसको और अच्छे से मैं लिख देता हूं। K1 जो है 10⁻⁻5 और K2 का वैल्यू दे रखा है 10⁻⁻4। चलो अब सॉल्व करते हैं। सर EA अपॉन 2.303 R, तो मैं लिखूंगा ही। सर यहां पे जो दे रखा है, ठीक है ठीक है, ये वाला जो वैल्यू जो है, चलो अभी T2 का वैल्यू क्या दे रखा है भैया, T2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। T2 माइनस 500 डिवाइडेड बाय T1 इंटू 500। ठीक है सर, चलो अब देखो क्या मजा आएगा, अब देखो क्या मजा आएगा। सर इसमें स्लोप का वैल्यू ना इतना दे रखा है, स्लोप का वैल्यू इतना दे रखा है। हां सर, यही तो मेन कहानी था, यहां पे मेन कहानी ही यही है। तो सर स्लोप बराबर, मैं यहीं पे लिख रहा हूं सर, स्लोप बराबर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था माइनस EA अपॉन 2.303 यार, यही होता है सर। इक्वल्स टू दे रखा है माइनस 10,000 के, माइनस क्या दे रखा है 10,000 के। सर कैंसिल आउट कर दो ना, मतलब इसका वैल्यू जो दे रखा है 10,000 के दे रखा है, मतलब ये वैल्यू जो है 10,000 में दे रखा है। तो सर कर लो। सर ये तो वैल्यू सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log 10 बराबर 10,000, क्या हो जाएगा 10,000। इसका वैल्यू 1 दे रखा है ना, और 10,000 के बराबर आ गया ना 10,000। अब क्या करेंगे सर, T2 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 500 T2। ठीक है सर, ये 1 के बराबर में हो जाएगा। log 10 कितने के बराबर में, 1 के बराबर में। तो बस सर हो तो गया, अब तो सर अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो सर कोई दिक्कत ही नहीं, ये 1 हो गया 1/10,000, ये वैल्यू 1/10,000 क्योंकि ये 1 के बराबर में। तो सर ये T2 माइनस 500 और सर 500 T2। अब सॉल्व हो जाएगा क्या, अब सॉल्व हो जाएगा। अब आपको यहां पे मैथ्स लगाना है, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना यार। चलो तब मैं ही सॉल्व कर देता हूं। तो सर ये हो जाएगा 500 T2 बराबर 500 T2 बराबर 10,000 T2 माइनस 10,000 इंटू 10,000 T2 माइनस 10,000 इंटू 500। ठीक है सर, हाँ जी। तो बस सॉल्व कर लो, इसको इधर भेज दो। टेन 10,000 में अगर 500 चला गया तो ये 9500 हो जाएगा T2, और ये
19, जो वैल्यू आएगा दैट वन विल योर आंसर। नियरेस्ट इंटीजर में फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब भैया इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, पूरा आसान तरीके से लेकिन थोड़ा सा दिमाग को ना कूल एंड कंपोज तो रखना पड़ेगा, काम एंड कंपोज्ड, तभी कैलकुलेशन सही और एक्यूरेट होगा। करने का तरीका देख रहे हो ना, कैसे मैं पेशेंसली मैं कर रहा हूं। मैं उस समय तो आप लोग उस समय ज्यादा इंटरेक्ट भी नहीं कर पा, मैं अपने कैलकुलेशन पे ध्यान दे रहा हूं। तो यही कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है। डन, चले फिर आगे। चलो भैया अब आगे देख लो। एक अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब देखो सब क्वेश्चन के टाइप में बता रहा हूं कैसे क्या करना है, क्या फॉलो करना है। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स, इंक्रीजेस बाय व्हाट 5 टाइम्स, रेट कांस्टेंट ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम दिस टू दिस। पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बात है यार, क्या बात है यार। R2 5 टाइम्स ऑफ R1 हो गया, इंक्रीज बाय 5 टाइम्स। चलो ठीक है। T2 का वैल्यू जो होगा, T2 तो हाइयर टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस, मतलब 52 + 2 73, तो ये हो जाएगा 325 325 75 12 325, यही आ रहा है। ताईस 25 52, ठीक है, इतना ही आ रहा है। T1 कितना आएगा बॉस? केल्विन, दोनों का वैल्यू भी आ गया सर, केल्विन में तो आ गया। मैं ये भी तो लिख सकता हूं, मैं अब ये भी तो लिख सकता हूं, log R2 अपॉन R1, K2 अपॉन K1 तो log R2 अपॉन R1, EA अपॉन 2.303 R। देखो आप लोग के लिए फॉर्मूला कितनी बार लिखता हूं, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। सर गजब। R2 अपॉन R1 में इसको कितना लिखना होगा, 5R1, तो मैं लिखूंगा log 5R1 डिवाइडेड बाय R1, R1 कैंसल आउट, इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R। अब इसका वैल्यू जो होगा T2 माइनस T1 करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 325 इंटू 300। हाँ सर गजब, यही होगा। 325 इंटू क्या हो जाएगा 300। अब देखो क्या करना होगा, यहां पे क्या कर सकते हैं। log 5 आ गया भैया, log 5 बराबर EA अपॉन 2.303 R इंटू, अच्छा कुछ तो हम लोगों ने किया ही नहीं यार, बस आपको R का वैल्यू पुट करना चाहिए। और चलो यहां पे मैं कर देता हूं 25 डिवाइडेड बाय 325 इंटू 300, ठीक है। T1 T2 तो यही होगा। तो EA बराबर हो जाएगा, EA बराबर हो जाएगा, log 5 का वैल्यू होता है 0.7, कितना होता है 0.7। चलो इस सबको यहीं पे भेजो। R का वैल्यू 8.314, 325 300 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है ठीक है ठीक है एकदम। 12 टाइम्स में चला जाएगा। बस आपको अब ये मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, क्या होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.3 को 23 से भी मल्टीप्लाई किया था, 19.2 या 19.1 हम लोग आ रहा था ना, तो ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। ये हमेशा ध्यान रख लो, 8.314 इंटू 2.303, ये आपका किसके बराबर होगा 19.1 या एक मैं एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता ही दूं क्या, वो आपको ध्यान में भी रहेगा। तो देखो मैं क्या करता हूं, चलो मैं करता हूं 8.314 इंटू मैं करता हूं 2.303
बराबर हो जाएगा 19.14, वही जो मैंने बता रहा था, आपको ये ध्यान रखना है 8.314 इंटू 2.303, ये लिखना है आपको 19.1 के बराबर। आपको सारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, आपके लिए सारा कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। डन, चले फिर बॉस आगे चलो। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल, लेकिन इसमें ना आर्हीनियस इक्वेशन में बार बार कह रहा हूं कैलकुलेशन में बहुत अच्छा होना पड़ेगा और थोड़ा सा मैथ्स अच्छा इन द सेंस आपको ये लॉग का काम करने अच्छे से आना होता हो। लॉग और कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए और लॉग वाला टर्म उसको सॉल्व करने आना चाहिए, तभी जाकर के बन पाएगा, नहीं तो नहीं। तब तो भैया हाथ जोड़ लो कुछ नहीं होना है, फिर तो हाथ जोड़ लो कुछ नहीं होना है। सवाल बात आ गई जी, बात समझ में। अब देखो ये वाला सवाल क्या कह रहा है, कंसिडर द गिवन प्लॉट्स फॉर अ रिएक्शन ओविंग आर्हीनियस इक्वेशन, ये रेट कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली, टेम्परेचर 300 डिग्री से कम है। हमें सर रिलेशन तो पता है कि जो लॉग के जो होता है ना ये अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 होता है, ठीक है। के का EA के साथ रिलेशन कैसा होगा और के का T डिग्री सेल्सियस के साथ क्या होगा, अब आपको यह सोचना पड़ेगा। अगर मान लो EA बढ़ाऊंगा तो K का वैल्यू, फिर K का वैल्यू EA के साथ क्या होगा, अब आपको रिलेशन देखना है। K का वैल्यू T के साथ क्या होगा, T टेम्परेचर बढ़े, रेट कांस्टेंट तो वैसे बढ़ता है, रेट कांस्टेंट तो वैसे बढ़ता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। सर एक तो सही है, एक तो सही है, वो वाला तो सही है, ये ग्राफ सही है, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा वाला अब आपको सोचना है कि EA के साथ क्या होगा, क्या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। देखो मैंने यहां पे एक ये भी तो लिखा था, K बराबर A डॉट E की पावर माइनस EA अपॉन RT, बहुत आसान हो गया। K का E के साथ एक्सपोनेंशियल, वो भी नेगेटिव में एक्सपोनेंशियल आ रहा था यार, एक्सपोनेंशियल है EA के साथ, वो भी नेगेटिव में। सर बोथ आर करेक्ट, खत्म कहानी, हो गया। चले फिर आगे नेक्स्ट वन। अब देखो यहां पे ये भी सवाल जबरा है, ये भी सवाल जबरा है। अब ये क्या कह रहा है उसको देख लो। द रेट कांस्टेंट K ऑफ अ रिएक्शन इज मेजर्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर T एंड द डेटा आर प्लॉटेड इन द गिवन फिगर। ठीक है बॉस, बढ़िया है। द एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत है क्या? यहां पे स्लोप का वैल्यू आ जाएगा क्या? स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी। P कितना है 10 बाय B कितना है 5, तो 10 बाई 5, 2 आ गया। ठीक है, ये जो प्लॉट जो किया गया है 10 की पावर 3 के साथ किया गया है कि आपको किलो जूल में मेरे ख्याल से निकालना होगा, किलो जूल में। तो आपको तो पता है कि log K बराबर होता है log A माइनस T के जगह यहां पे वैल्यू इन्होंने दे रखा है 10 की पावर 3 बाई टी, 10 की 3 बाई टी। यही तो चीज दे रखा है, यही तो चीज दे रखा है। या आप ln के, ये ln के साथ दे रखा है तो मैं अगर ln k लिखूंगा तो अगर log नेचुरल के साथ लिखूंगा तो ऐसे लिख दूंगा ln k बराबर ln a माइनस log नेचुरल EA अपॉन R, और यहां पे वैल्यू मुझे 10⁻³ लगा देता हूं और ये 10⁻³ बाय क्या हो जाएगा t। इसका वैल्यू तो दे रखा है यार, यही तो स्लोप है। दिस वन इज द स्लोप, मतलब ये पूरा वैल्यू दे रखा है। कितना वैल्यू दे रखा है, पूरा वैल्यू कितना दे रखा है, स्लोप का वैल्यू कितना दे रखा है 2। आपसे पूछा जा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, यही वैल्यू दे रखा है यार। इसका वैल्यू 2 के बराबर में दे रखा है। आर का वैल्यू जो होता है
किलो जूल पर मोल में, क्या सॉल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे, मुझे ये बता दो। अब ये पॉइंट सॉल्व हो जाएगा या नहीं होगा, जो चीज मैं पूछ रहा हूं एक बार उसका जवाब दो यार। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ कि माइनस ई अपॉन आर 10⁻³ कितने के बराबर होगा। एक यहां से भी तो सॉल्व कर सकते हो, tan थीटा बराबर -10, मतलब चलो मान लो ये लिख देता हूं मैं, माइनस में तो लिखते, नेगेटिव स्लोप है, माइनस में मैंने p/b तो लिख दिया, माइनस में तो वैल्यू होता था स्लोप में, यहां पे भी माइनस आ जाएगा। देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब देखो सॉल्व करो भैया, तो ये हो जाएगा ये बराबर ये बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करके 10/5 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 10 3r। इतना ही कुछ आ रहा है, इतना ही कुछ आ रहा है क्या? r में r के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, r के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, r के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10,000 आ जाएगा। इसको मैं ऐसा कर देता हूं, पहले मैं 10⁻³ के साथ डिवाइड कर दूंगा तो किलो जूल में आ जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। 5 के साथ अगर मैं यहां पे करूंगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा 2r। भाई दिमाग तो लगाना पड़ेगा तभी। क्वेश्चन तो जोरदार है, बस कैलकुलेशन मैंने 10⁻³ से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि आपको पूछा जा रहा है किलो जूल में। क्या पूछा जा रहा है? किलो जूल में। और यहां पे मैंने इसके लिए इससे डिवाइड किया क्योंकि रिलेशन 10⁻³ से बनाया गया, तो यहां पे भी 10⁻³ और यहां पे भी 10⁻³ के साथ मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था। ये बात आ गया क्या? बात समझ में? ये बात समझ में आ गया क्या? पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है या नहीं है? चलो भाई अगला देख लो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन में करा दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन में करा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं क्या ट्रिक है, कर लेना फिर आप लोग। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज दिस, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है EA बराबर 80.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है सर। The fraction of molecule at 700 Kelvin having enough energy to react to form product is e की पावर the value of। अच्छा तो सर ये वैल्यू तो यही होता था ना, e की पावर -EA अपॉन RT। ठीक है, तो वैल्यू यही होगा। अब आपको e की पावर एक्टिवेशन एनर्जी भी दे रखा है किलो जूल में, और आपको अब पूछा जा रहा है टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब तो मैं इसमें सॉल्व नहीं कर रहा हूं, e की पावर -x से पूछा जा रहा है, -x कितना होगा, तो क्या वो सॉल्यूशन हो जाएगा बॉस? वो सॉल्यूशन हो जाएगा या नहीं होगा, मुझे वो बता दीजिए। क्लियर है? -x तो यही वैल्यू पूछा जा रहा है ना भाई, -x तो यही वाला वैल्यू पूछा जा रहा है, तो -x e की पावर -x, तो -x में हो गया तो x बराबर आ गया EA अपॉन RT। यार ये भी कोई क्वेश्चन था यार। EA का वैल्यू दे रखा है, EA का वैल्यू दे रखा है आपको 80.9 किलो जूल, R का वैल्यू 8.314, T का वैल्यू दे रखा है 700। सॉल्व करके लिख लेना, दैट वन विल योर आंसर, दैट वन विल योर आंसर। सॉल्व हो जाएगा। आज मैं इतने पे ही छोड़ रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन और मैं 4 5 6 7 मैंने आपको क्वेश्चन मैंने दिया है, अब आपको वो एक बार प्रैक्टिस करना है। जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, ग्राफ में कुछ है क्या इस वाले ग्राफ क्वेश्चन में? ये देखो ग्राफ में क्या आ गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द एक्टिवेशन एनर्जीज? लॉग के का इसी रिलेशन से, बस जिसको ये आ गया ना बस खत्म कहानी। लॉग ए माइनस सर ये अपॉन 2.303 आर टी, यही होता है सर। सर जितना ज्यादा होगा मतलब कि स्लोप, सर स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है ना, है ना, स्लोप नेगेटिव है। जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ज्यादा ईए का वैल्यू, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतने का ईए का वैल्यू। सर ये स्लोप में ज्यादा नेगेटिव ये लग रहा है, ये फिर ये देखो स्लोप। तो सबसे पहले सर सी, फिर सर ए, फिर सर डी, फिर सर बी। पहले सर सी, फिर सर ए, फिर सर डी, फिर सर बी। सर आ गया ऐसा, देखो बन गया भैया। जिसको ये भी चीज समझ में आ गया ना ग्राफ वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला ग्राफ का क्वेश्चन। डन जी, क्लियर है? तो आज मैं इतना ही रख रहा हूं। थोड़ा सा आज ये मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर था आप लोगों के साथ, लाइव होते तो कुछ और मजा होता। आप लोगों के साथ आप भी हमारे साथ कंट्रीब्यूट करते, क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लगाते, आपके भी कैलकुलेशन का मुझे वेट रहता। लेकिन फिर भी आप लोग ये वीडियोस देखना और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने बता दिया था मोर देन 50 या 50% क्वेश्चन इसी इक्वेशन से आता है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। तो करते रहना है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सब कुछ हो जाएगा। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, डन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।